नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को उपचुनाव होना है। उपचुनाव के ऐलान के साथ ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अखिलेश ने जहां बीजेपी पर वोटों की लूट का आरोप लगाया, वहीं बीजेपी ने भी अखिलेश पर बड़ा हमला बोला है। प्रशासन की तरफ से जहां उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, वहीं जानते हैं कि क्या है मिल्कीपुर की जनता का मन। ये रिपोर्ट देखिए। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। अखिलेश ने जहां हाल ही में उपचुनाव में सरकार पर धांधली करने का आरोप लगाया, तो वहीं यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अखिलेश के आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने पूछा है कि अगर ऐसे वोटों को प्रभावित किया जा सकता है, तो अखिलेश खुद ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। तो लोग बाहर बैठे हैं, जिनके पास कोई नीतियां सिद्धांत नहीं है, उन लोगों को जनता भाव नहीं दे रही, तो उनको ऐसे ही लग रहा है कि हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करके कहीं कहीं जन समर्थन 1, 2, 4 व्यक्ति का हो तो समर्थन प्रभावित करके लिया जा सकता है, लेकिन आम जनता का जन समर्थन बेजा प्रभाव का इस्तेमाल करके कोई हासिल न कर पाया है, न कोई हर पाएगा। अगर ऐसा होता तो तमाम सरकारें अखिलेश यादव जी भी सत्ता में रहे, वही क्यों नहीं प्रभावित करके अब तक सरकार बना ली। अखिलेश यादव ने एसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मिल्कीपुर उपचुनाव पर बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुंदरकी और मीरापुर उपचुनाव में वोटों की लूट हुई। सरकार ने पुलिस के जरिए वोटों की लूट की और अब मिल्कीपुर के लिए भी दावा किया जा रहा है। कुंदरकी का जो वोट की लूट हुई, जो पुलिस प्रशासन के माध्यम से वोट पड़वाए गए, जो वीडियो निकले, तस्वीरें आई, उससे आम जनमानस जान गया कि इन्होंने चुनाव नहीं कराया, इन्होंने पुलिस के माध्यम से वोट लूटे हैं। और वही सरकार कह रही है कि अगर कुंदरकी जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर क्यों नहीं। अखिलेश यादव के आरोपों और मिल्कीपुर में होने वाले चुनाव को लेकर सांसद सतीश गौतम ने कहा है कि मिल्कीपुर में अखिलेश को पहले से ही हार दिख रही है, इसलिए वोट लूट का आरोप लगा रही है। सांसद ही 2000 से हारे, कैसे हार सकते थे? हार ही नहीं सकते थे। 2200 से हमारे एमपी आ रहे। निष्पक्ष चुनाव होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, बेधड़क अपना वोट डाल सकता है। कोई भी नहीं कह सकता कि उस पर प्रेशर है, किसी बात का है। उन्हें हार दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की वहां पर प्रत्याशी जीतेंगे मिल्कीपुर में और बहुमत से जीतेंगे। उनको पहले से हार है, तो इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। इस उपचुनाव में कुल 3.70 लाख वोटर हैं। इसमें 1,92,000 पुरुष मतदाता हैं और 1,77,000 महिला वोटर्स। चुनाव के लिए 255 बूथ और 414 मतदान स्थल बनाए जाएंगे। चुनाव के लिए 4 जोनल मजिस्ट्रेट और 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। और हमारे टोटल बूथ जो हैं वो 414 बूथ मध्य स्थल हैं और मतदान केंद्र 255 हैं। इस पूरे इलेक्शन को कराने के लिए हमने पूरे विधानसभा को 4 जोन में बांटा है और 41 सेक्टर में बांटा है। हमारे जितने भी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनकी तैनाती हो चुकी है, एक ट्रेनिंग भी हो चुकी है और लगातार हमारे जितनी भी इस चुनाव से संबंधित जो प्रभारी अधिकारी हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का डंका बज चुका है। मिल्कीपुर की जनता का कहना है कि वो विकास के लिए वोट करेगी। कुंदरकी का वहाँ का परिणाम लोग देख रहे हैं और पूरे उपचुनाव में 9 सीटों पर 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। मिल्कीपुर की भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्लियर है कि अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर की जनता आपकी ले लेगी। इसी में जो कुछ है, मिल्कीपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा निश्चित तौर पर। क्या इसकी वजह क्या है? क्यों? वजह योगी जी जो है लोकप्रिय हैं, मोदी जी लोकप्रिय हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। ऐसे में एसपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक का ध्यान रखा जाएगा। आरक्षण और संविधान की रक्षा को पार्टी मुख्य रूप से मतदाताओं के बीच रखेगी। खुद अखिलेश यादव मिल्कीपुर में जनसभाएं और रोड शो कर सकते हैं। वहीं बीजेपी मिल्कीपुर में अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। सीएम योगी 1.5 महीने में ही अयोध्या के 15 दौरे कर चुके हैं। मिल्कीपुर जीत की सियासी बिसात बिछा चुके हैं। अब 6 मंत्रियों को तैनात किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
बीजेपी ने 2027 के लिए समाजवादी पार्टी के पीडीए की काट खोज ली है। बीजेपी अब अपना डीपीए प्लान लेकर आई है। बीजेपी ने विपक्ष के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के जवाब में प्लान डीपीए यानी कि दलित, पिछड़ा और अगड़ा तैयार किया है। समाजवादी पार्टी ने जहां इस पर तंज कसा, वहीं बीजेपी के मंडल अध्यक्षों के चुनाव में डीपीए फॉर्मूला नजर आ रहा है। देखिए। यूपी में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ 2027 के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। बीजेपी ने एसपी के पीडीए वाले नारे के खिलाफ अपना डीपीए वाला नारा तैयार किया है। यानी समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर बीजेपी ने भी दलित, पिछड़ा और अगड़ा का अपना नया फॉर्मूला तय किया है। इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी ने संगठन में जगह भी दी है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार संगठन में बूथ स्तर पर और मंडल स्तर पर महिलाओं की भागीदारी की है। जो आरक्षण की प्रक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपने संगठन में भी लागू किया है। मंडल अध्यक्षों के तहत अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 33% से ज्यादा महिलाओं को मंडल अध्यक्ष बनाया है। यही नहीं, सिखों को भी भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में जगह दी है। चुनाव को लेकर बीजेपी बड़ा लक्ष्य बना रही है और उसकी तैयारी में भी जुट गई है। विपक्ष के पीडीए के जवाब में डीपीए के जरिए बीजेपी अपने सेनापति तैयार कर रही है। कुछ लोग पीडीए का नारा देते हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास कभी करते नहीं है। केवल जाति विशेष के लोगों को ही अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब अपने मंडल अध्यक्ष बना रही है तो न केवल उसमें सभी जातियों का समावेश करने का काम कर रही है, बल्कि आधी आबादी को भी पर्याप्त हिस्सेदारी देने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास अपने संगठन में लागू करके दिखाया। बीजेपी ने 1500 मंडल अध्यक्षों के चयन में डीपीए फॉर्मूले के तहत दलित, पिछड़ा और अगड़ों को पर्याप्त भागीदारी देकर बूथ स्तर पर विपक्ष को चित करने की योजना तैयार की है। मंडलीय स्तर पर के वहाँ के अध्यक्षों में उन्होंने 33% महिलाओं को अपना एक स्थान दिया है, सवर्णों को भी दिया है, दलितों को भी दिया है, पिछड़ों को भी दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो जो एक बात करती है उसको उस व्यापक रूप में लिया जाए कि सबका साथ सबका विकास। तो मुझे लगता है कि उसी नीति के तहत सभी जातियों का, सभी वर्गों का, सभी संप्रदायों का को साथ लेकर चलने के लिए उन्होंने संगठन स्तर से ये प्रयास किया है। बीजेपी के इस फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है। उसका कहना है कि बीजेपी सिर्फ नारे दे सकती है, लोगों के मुद्दों पर बात नहीं करती, बल्कि असली मुद्दों से लोगों को भटकाती है। बीजेपी चाहकर भी एसपी की पीडीए वाली काट नहीं ला पाएगी। केवल डीपीए नारा दे देने से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर की लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रहेगी। समाजवादी पार्टी समझती कि केवल नारा देना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। नारे बहुत भाजपा ने दिए हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, 2 करोड़ रोजगार, और ये उसी तरीके का जुमले वाला नारा है डीपीए। बीजेपी के पीडीए का फॉर्मूला उसके संगठन में नजर आने लगा है। बीजेपी ने मंडल अध्यक्षों के चयन में पिछड़ों को मौका दिया है। कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, सैनी, गुज्जर, जाट, लोधी, निषाद, राजभर, मल्लाह, कश्यप, बिंद, चौहान, दलितों में गौतम, पासी, धोबी, सोनकर को मौका दिया है। बड़ी संख्या में वैश्य समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। बीजेपी ने मंडल अध्यक्षों के चयन में सभी वर्गों का ख्याल रखा है। बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों में महिलाओं की बड़ी भागीदारी दी है। पहला मौका है जब बीजेपी ने मंडल और बूथ अध्यक्षों पर महिलाओं को इतनी बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व दिया है। बीजेपी के 1500 मंडल अध्यक्षों में 623 ओबीसी, 408 दलित समाज और 480 अगड़े वर्ग से मंडल अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी ने पहली बार बूथ और मंडल स्तर पर महिलाओं को जिम्मा दिया है। बीजेपी ने 280 से ज्यादा महिलाओं को मंडल अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी अनुसूचित निकाय चुनाव में कांग्रेस के 22 नेता बागी हुए तो वहीं कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। ऋषिकेश में बागी होकर नगर निगम का चुनाव लड़ रखे 3 नेताओं पर पार्टी ने कार्रवाई की है। लेकिन पिथौरागढ़ में विधायक मयूख महर ने जहां बागी उम्मीदवार के साथ, वहीं रुड़की में यशपाल राणा पार्टी से अलग श्रेष्ठा राणा को चुनाव लड़वा रहे हैं।
लेकिन बड़े नेताओं पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। तो क्या कांग्रेस का ये डबल स्टैंडर्ड है? क्या कांग्रेस बड़े नेताओं पर कार्रवाई से बच रही है? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि कार्रवाई सब पर होगी। अब जिला अध्यक्ष के लेवल पर कार्रवाई की जा रही है, बख्शा कोई नहीं जाएगा। सीनियर नेताओं पर कार्रवाई के लिए हाईकमान को लिखा गया है। इस समय के टिकट वितरण में भी आप देख लीजिए, चाहे वो नगर निगम के हैं, चाहे वो नगर पंचायतों के हैं, ऐसे लोगों को टिकट हमारे हाईकमान ने दिया है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने छाटा है, जो आने वाले 20-25 साल तक कांग्रेस की कमान को संभाल के चलेंगे। तो ये जो राजनीति है, ये प्रोसेस लंबी प्रोसेस है, इसमें एक दिन में दवाई दी नहीं जाती। निकाय चुनाव शुरू होने के साथ ही पिथौरागढ़ मेयर को लेकर कांग्रेस में तलवारें खिंच गई थी और विधायक मयूख महर लाख कोशिशों के बाद अपनी चहेते को टिकट नहीं दिलवा पाए। ऐसे में पार्टी ने अंजू लुंठी पर दाव खेला है। मेयर सीट पर विधायक ने भले ही अपना उम्मीदवार उतारा हो, इसके बावजूद अंजू का विधायक पर भरोसा कायम है। पहली बार नगर निगम बना पिथौरागढ़ निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चाओं में। इस सीट पर टिकट का ऐलान होने के साथ ही बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों दलों को बगावत झेलनी पड़ी है। हालात तो यहाँ तक जा पहुँचे कि विधायक मयूख महर ने मोनिका महर को निर्दलीय मैदान में उतारा है। और यही नहीं, निर्दलीय मोनिका के प्रचार की कमान भी खुद कांग्रेस विधायक ने अपने हाथों में ले ली है। विधायक की माने तो अंजू लुंठी के शहर की सियासत में आने से वो बागी होने पर मजबूर हुए कि आज जब वो गांव की राजनीति कर रही थी, वो ब्लॉक प्रमुख रही, जिला पंचायत सदस्य रही और उनको इस जिले का सबसे बड़ा सम्मान पार्टी ने जिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रही हैं। अब वो जब ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति को छोड़ के फिर शहर की क्षेत्र की राजनीति करना चाह रही हैं, तो यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है। असल में अंजू लुंठी ने पिथौरागढ़ विधानसभा से 2019 में कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव लड़ा था। तब मयूख महर ने उपचुनाव में अंजू को टिकट ही नहीं दिलाया, बल्कि प्रचार में पसीना भी बहाया। लेकिन अब हालात बिल्कुल उलट हैं। विधायक मयूख महर ने जहां अंजू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वहीं अपने उम्मीदवार के लिए दिन रात एक भी कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी अंजू का अपने विधायक पर अभी भी भरोसा कायम है कि 2019 में जब मैं उन्होंने ही मुझे यहाँ पर टिकट दिया था और उन्होंने ही मुझे यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए कहा था। उस समय आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि मैं उनकी बहन हूँ और मैं एक योग्य कैंडिडेट हूँ, तो उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहता है। कांग्रेस में मची बगावत ने मेयर का चुनावी समीकरण बदल दिया है। ऐसे में जनता जनार्दन किसके पक्ष में वोट करेगी, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी इस टूट का फायदा लेने की पूरी कोशिश करेगी। ये बात अलग है कि बीजेपी की भी 3 महिला बागी होकर मैदान में हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की याद में स्मारक बनाने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक ये स्मारक राष्ट्रीय स्मृति परिसर के अंदर बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक जगह चुनने की मंजूरी भी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी खुशी जताती नजर आई हैं और पीएम मोदी से मुलाकात कर आभार भी उन्होंने जताया है। बताया जा रहा है कि मुखर्जी परिवार ने स्मारक बनाने की मांग नहीं की थी, बल्कि सरकार ने खुद ही पूर्व राष्ट्रपति की स्मृति को संजोकर रखने का फैसला लिया है। मेमोरियल भी एक राष्ट्रीय सम्मान होते हैं। स्टेट ऑनर्स जो हैं वो कभी मांगा नहीं जाता, इसलिए हमारा परिवार कभी मांगा नहीं, कभी डिमांड नहीं किया। लेकिन बिन मांगे बिना डिमांड किए हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बारे में सोचा और उन्होंने खुद ये डिसीजन ली कि बाबा का स्मृति के लिए उनकी ऑनर में ये मेमोरियल बनाया जाएगा। तो इट इज इमेंसली टचिंग एंड मैं उनको और भारत सरकार को अपने दिल की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। बहुत अच्छा कदम है, मैं बहुत खुश हूँ। सरकार को मैं धन्यवाद भी कहूँगा। ये खबर सबसे पहले मुझे मिली थी मेरा सिस्टर से, उनका व्हाट्सएप एंड ट्विटर मैसेज। उसके बाद दूसरा कोई मीडिया से भी खबर अभी हमारा पीएसओ भी बताया, टीवी में आ रहा था। एक मैसेज भी somebody has sent me
सम पार्ट ऑफ द लेटर, उसमें कंफर्मेशन दिया हुआ है। तो ये स्मारक बनाने का फैसला खुद सरकार की ओर से लिया गया है और परिवार की तरफ से स्मारक बनाने की मांग नहीं की गई थी, बल्कि सरकार ने खुद ही पूर्व राष्ट्रपति की स्मृति को संजोकर रखने का फैसला लिया है।